इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो हमने जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या था हमारे पास, वो सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी। मैंने शुरू में बताया भी था आपको, डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जो कुछ डेटा में क्या है मौजूद है, हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे थे, मीन निकाला, मीडियन निकाला, मॉड निकाला, ठीक है, वेर कोरिलेशन निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अच्छा, अब बात दूसरे फेज में दाखिल हो रही है कि हम डेटा से इन्फर क्या करेंगे। इन्फर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज निकालना जो बाजार डेटा में मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं उसको इन्फर करूंगा, समझ के निकालूंगा, कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो उसके ऊपर करूंगा। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक होता है वो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, सुना है किसी ने ये वर्ड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाँ, क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जरा इसको पढ़ लें कि descriptive statistics aren't used to make an inference about broader population, whereas inferential statistics are used to for this purpose। कि अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम जब कोई चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अब ये थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर इसको समझना पड़ेगा, तो मिक्सअप होने से बचाना है, तो वो हम पूरे डेटा की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जितना भी डेटा है उसी पर हमने सारी कैलकुलेशन की, सारी चीजें करी। और जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं, दो बड़ी मेन चीजें हमारे सामने आती हैं। वो दो मेन चीजें क्या होती हैं, एक हमारे पास सैंपल और एक हमारे पास पॉपुलेशन। क्या चीज, सैंपल और पॉपुलेशन, यानी सैंपल डेटा और पॉपुलेशन डेटा। ये क्यों आती है बीच में भाई, क्योंकि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, और कोई तखमिया लगा रहे होते हैं, कोई हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम वो कभी भी पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते। क्या रीजन होती है पूरी पॉपुलेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा बहुत लार्ज होता है। ठीक है, और डेटा लार्ज होने की वजह से हमें जो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो भी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, वो हमारी लिमिट से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो लिहाजा फिर क्या काम किया जाता है, फिर सैम्पलिंग की जाती है कि सैंपल्स, मुख्तलिफ सैंपल्स जो है वो लिए जाते हैं और सैंपल्स के ऊपर जो है वो रिजल्ट निकाले जाते हैं। जो रिजल्ट्स सैंपल के आते हैं, सैंपल के निकाले जाते हैं, फिर वही रिजल्ट अज्यूम किए जाते हैं किसके ऊपर, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, कि पूरी पॉपुलेशन का जो है वो यही हाल होता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई मिसाल आपके जहन में जी। ठीक है, अब गाड़ियां आती हैं, कंटेनर आते हैं, तो किसी भी बोरी में छोटा सा सुराख करते हैं, उनके बाद बड़ा जबरदस्त सा नोकीला सा आला बना होता है, उसमें थोड़ा से चावल जो है वो आ जाते हैं। तो वो उस सैंपल को देख के
कि भाई सैंपल अच्छा है या बुरा है, उसी की बेस पे फैसला कर लेते हैं कि पूरे कंटेनर में सामान जो है वो कैसा निकलेगा, अगर वो भेजने वाले सही लोग हैं। वरना पाकिस्तान से गया होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से कोई कुछ कह रहा था। और डेफिनेटली यार, मतलब अगर वो सैंपल उस कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं कर रहा तो फिर फायदा क्या उस सैंपल का। ठीक है ना। तो सैंपल जो है वो उसी पॉपुलेशन से, डेटा से निकाला जाएगा, पॉपुलेशन से ही लिया जाएगा। अगर एक पॉपुलेशन दूसरी, एक पॉपुलेशन दूसरी है, तो फिर सैंपल उस किस काम का आएगा। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि जब हम सैंपल लेते हैं तो उसका उसका क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा। तो इस टॉपिक को कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई की जाती हैं, डिपेंड्स अपॉन यूज केस। हमारा यूज केस जो है वो कैसा है, वैसी सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे पहली सबसे कॉमन टेक्निक जो है वो क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नहीं ये रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग तो ये कि मैं यहाँ पर आया, मैंने बस सवाल पूछने की जरूरत है आपसे किसी तो रैंडम सैम्पलिंग कर रहा हूँ तो पॉपुलेशन में जाते वक्त कोई क्राइटेरिया, मैं जैसे ये सोच के लिख रहा हूँ मैंने आज 100 लोगों का डाटा रिकॉर्ड करना है, 100 लोगों से क्वेश्चन करना है, बस ठीक है। और मैं गया हूँ और मैंने वो रैंडम जो है वो डाटा, अब वो जब मैंने रैंडम लेना शुरू किया तो मैंने बता नहीं क्या है, मैं करूंगा या कम को करूंगा, 50 साल से ज्यादा वाले में करूंगा या कम वाले में करूंगा, जवान में करूंगा, बूढ़ों में करूंगा, बस मैं ये मैंने समझ हमारे पास और सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जिनके एटलीस्ट अगर हमें जबानी टेक्निक्स का नहीं पता हो कि भाई इसमें क्या होता है, तो एटलीस्ट नाम जरूर पता होने चाहिए। सैम्पलिंग, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो सबसे कॉमन है, बात जो है वो कुछ रैंडम आपको लगेगा कि याद नहीं रहती। सैम्पलिंग क्या चीज है, कहने का मतलब है कि उसको पता नहीं होगा कुछ सवाल करना है या बायोलॉजी सवाल करना है। जैसे कि आपने पहले बताया ना कि रैंडम सैम्पलिंग वो होती है कि जैसे बंदा जहाँ सवाल जवाब करना शुरू होता है, जैसे आपने बुजुर्ग को सवाल करना है, एक वो बनाए। हाँ, कुछ कुछ सही कह रहे हैं। जैसे मैं जाता हूँ भाई सैम्पलिंग करने के लिए, मैं किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, ये शॉपिंग मॉल के गेट पे खड़ा हुआ है,
लेकिन अब मेरे ध्यान में सिस्टम ये है कि भाई मैंने 50 मेल से सवाल करने हैं, 50 फीमेल से करने हैं। ठीक है, अगर मेरी काउंटिंग की 50 मेल की पूरी हो जाएगी तो अब आने वाला कोई मेल होगा तो मैं उसे मुंह नहीं लगाएंगे, खवातीन वो मुंह नहीं लगाएंगे, सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, खुश हो रहे हो तुम लोग बिला वजह? अच्छा, तो अब ये क्या सिस्टमेटिक है कि जहां पर आपने क्या किया हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है वो डिफाइन की हुई हैं। अच्छा, असल में मैं देख इसलिए रहा हूं कि मैं चीजों को उलट कर देता हूँ, कौन सी डेफिनेशन किस में डाल देता हूँ, इसलिए। हाँ, एडिकेट सैंपल साइज, ये कौन है भाई? तुम लोग एसी में आके सही नींदें पूरी करते हो यार। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ अभी, इसीलिए चलाने वाले मेंटेनेंस फीस बढ़ाए जा रहे हैं ये तो। सही है। अच्छा जी, स्ट्रेटिफाइड में क्या है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा विल शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसमें आप किसी यूनिवर्सिटी में चले गए तो अब आपने जाके वैसे ही डेटा नहीं पूछना है, बल्कि अब आप डिपार्टमेंट वाइज जा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स हमारे जो है वो क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए, स्ट्रेटा बन गए। अच्छा, ये क्लस्टरिंग वाली जो होती है उसमें भी इसी तरह से होता है। तो अब डिपार्टमेंट वाइज जाके जो है ना वो आप क्वेश्चनिंग जो है वो कर रहे हैं, और अब आपको पता है कि जो इसका जो रेस्पॉन्स है, ये ग्रुप जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है, तो रैंडम नहीं है। तो ये दोनों तीनों नाम याद रखिएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब ये जो अदर्स आ रहे हैं ना, ये चलते रहेंगे, पता नहीं कौन कौन सी आती रहेगी, इतने तो हम जो है ना पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा भाई, तो हाँ, बेसिकली सैम्पलिंग की बात। में तो हम चले गए किसी जगह पर, बट हमारे जहन में एक क्राइटेरिया है। ठीक है, कि यार मैंने 100 रिकॉर्ड्स करने, कितने, आज का क्या टारगेट है कि मैंने 100 लोगों का डाटा रिकॉर्ड करना है, बट दीज 100 शुड बी मेल्स एंड लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, या इन 100 में से 50 जो होंगे वो मेल्स होंगे 25 साल से कम वाले, और 50 जो होंगे वो 25 साल से ज्यादा वाले। तो अब मैं इस क्राइटेरिया को रख के जो है ना अगर इस क्राइटेरिया में कोई नहीं उतर रहा है तो मैं उससे सवाल या डाटा लूंगा ही, उसको सैंपल रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, या वो डाटा सेलेक्ट ही नहीं करूंगा। ठीक है, ये होता है सिस्टमेटिक। आपने जो है वो एक क्राइटेरिया रख के, कंडीशन रख के आप जो है वो डाटा की जो है वो सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पर से अपने पांडाज में से सैंपल करते हैं, ठीक है, डॉट सैंपल लगाया, हमने 10 वैल्यूज उठा ली, तो उसने बस रैंडमली 10 वैल्यू कोई सी भी उठा ली, ऐसे ही होता है। बट अगर हम क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, सैंपल की किसी टेक्निक को मेंशन करेंगे, तो फिर बताएंगे भी सैंपल की वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो व्हाट वी डिड इन, कहाँ गया, एक भी यहाँ सिंपल सा काम ये कर रहा हूँ,
will be import random dot rand int। ठीक है, rand int में मैं क्या दे रहा हूँ, ए और बी। ए और बी का मतलब ये 1 से लेके चले 100 तक दे दिया। अब जो वैल्यू जनरेट होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 भी हो सकती है, 1 से 100 तक होगी। ये क्राइटेरिया दे दिया ना, ये क्राइटेरिया दे दिया। हाँ हाँ, ये हमने एक क्राइटेरिया पास कर दिया। ठीक है, और अगर मैं खाली रैंडम जनरेट करूं, रैंडम डॉट ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूं अगर किसी इंटीजर नंबर में, ठीक है, अरे यार तो रैंडम से दूसरा नंबर आ गया ना, वही 83 थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो अब ये कुछ और होगा, 34 नहीं हुआ होगा अगर मैं, लेकिन वो दोबारा 34 थोड़ी आएगा। लेकिन अगर मैं इसका, हम क्या कर लेते हैं अभी, रैंडम डॉट सीड फिक्स कर लेते हैं। हाँ, रैंडम डॉट रैंडम ठीक है, हाँ, रैंड इंट में अब हमने रेंज सेट कर दिया ना उसका। ठीक है, मैं 1 से लेकर 10 तक कह दूं, 5 तक कह दूं, अब वैल्यूज जो है वो इससे बड़ी नहीं आएंगी या इधर इधर तक ही आएंगी। ठीक है, इसमें इसमें और इसमें देखो, रैंडम तो रैंडम से कोई भी नंबर लेके आ रहा है ना, बट दैट नंबर वुड बी बिटवीन 0 एंड 1। क्या होगा, वो जो नंबर आएगा वो 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, 0.57। अब क्योंकि मैंने सीड फिक्स कर दिया है, हाँ, यहां पर रैंडम में रैंड रेंज का एक फंक्शन है, रैंड रेंज। ठीक है, यहां पर हम दे रहा हूं स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, स्टेप 1 मैंने कहा यार 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अब रैंड रेंज के अंदर 100 शामिल नहीं होगा, जैसा कि हमें मालूम है रेंज के फंक्शन में नहीं, लेकिन रैंड इंट के अंदर 100 शामिल हो सकता है। ठीक है, 1 दोनों में शामिल होगा। दो, लेट मी चेक इट, एक बार मैं कंफर्म करता हूं। मैं क्या कहता हूं भाई, फॉर ए इन रेंज, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 100 दफा चलाओ लूप, और 100 दफा जो है क्या जनरेट करो, रैंडम इंटीजर जनरेट करो। ठीक है, इसमें मैं प्रिंट कराता जाता हूँ इसको। 100 नंबर में एक बार तो आएगा 5 आना, ये 5 तो आएगा, इंटीजर है ना, 5 भी आएगा, 1 भी आएगा। 5 आ रहा है, 1 भी आ रहा है। ठीक है, बट अगर रैंडम डॉट रेंज होगा तो रेंज में क्या नहीं आएगा, 3 2 1 5 नहीं आएगा, लास्ट वाला शामिल नहीं होगा। क्या,
मैंने कहा है कि 100 दफा चलो 100 दफा नंबर जनरेट होगा ना, हर दफा लूप में आएगा नया नंबर जनरेट करेगा, हर दफा लूप में आएगा नया नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा भाई। क्राइटेरिया किसमें है? नहीं, उसमें क्राइटेरिया नहीं है, उसमें ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक सर्टेन आप एरिया सिलेक्ट करके जा रहे हैं, क्राइटेरिया से नहीं जा रहे कि भाई ये कंडीशन होगी ये कंडीशन होगी। ठीक है, जैसे कोई आए यहाँ पर सैम्पलिंग करने के लिए, तो एक आ जाए पाइथन क्लास में सैम्पलिंग कर लो और वेब की क्लास में सैम्पलिंग कर लो। अच्छा, वो यहाँ आके क्या करेगा, यहाँ आके रैंडम करेगा, यहाँ आके क्या करेगा, रैंडम करेगा, लेकिन वो किसके ऊपर होगा, पाइथन वालों का होगा, और वो किसका होगा, वेब वालों का होगा। ठीक है, ये है स्ट्रेटा, कि जिसके अंदर क्या हो जा रहा है, हमारे पास एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर जो है ना वो हम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ ग्रुप्स के रिजल्ट्स को जो है फिर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि रैंडम में तो कुछ कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वहां से पूछे यहाँ से निकले यहाँ से पूछते चलेगा चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो बात चली थी कि हम हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन के ऊपर अगर हमने कोई स्टडी चिपकानी है तो पहले हम सैंपल पे क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, सैंपल पे स्टडी करने का मतलब क्या होता है? अब होता यह है कि जब हमारे पास कोई सैंपल आता है तो उसके ऊपर एक अजम्पशन ली जाती है। क्या की जाता है? अजम्पशन की जाती है। क्या अजम्पशन होती है कि भाई ये बात, ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये बात है सैंपल के अंदर, या सैंपल के अंदर ये बात है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन पे ये चीज अप्लाई होती है या नहीं अप्लाई होती। एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस का रिजल्ट ढूंढते हैं कि आया वो हाइपोथेसिस क्या है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। जैसे अगर आप कंट्री लेवल की बात करें या पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, तो हमारे सामने सुबह शाम कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स आती रहती है, ऐसे ही होता है। अकेले हो क्या? मुंह हाथ धोया धोया आराम से, कोई बात नहीं यार, आंख लग जाती है। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ यार फर्स्ट टाइम हुआ है सेकंड टाइम हुआ है, दुनिया में बहुत सारे काम पहली दफा होते हैं फिर होते रहते हैं। तो जी, मतलब आप कह रहे हैं सैंपल साइज कितना होगा? हाँ, सैंपल साइज जो है वो आमतौर पे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। एक सर्टेन रेंज है कि रिकॉर्ड में से अगर हमारे पास हम, हाँ, नहीं सैंपल कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं सैंपल, डेटा तो आ गया मेरे पास, डेटा के बाद अब मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं जो है वो कितना सैंपल लूँ उस डेटा में से। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पूरा डेटा है, पॉपुलेशन डेटा है, अब इसमें से मैं कितना डेटा लूँ सैंपल सैंपल के लिए। ठीक है, तो सैंपल के लिए नॉट लेस देन 30 रिकॉर्ड्स, 30 आउट ऑफ वॉट एवर, 30 से कम रिकॉर्ड जो है वो नहीं लेने पड़ते। ठीक है, और ये अभी बात समझ में आएगी 30 का फिगर क्यों है, या हम उसको फार्मूले में फिर कैसे सैंपल में एडजस्ट करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब अगर मीन निकाल रहा हूं तो मीन के फार्मूले में आपको नजर आएगा, क्या नजर आता है अभी,
बल्कि वेरिएंस फार्मूला देख लेते हैं, तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा है और यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है। भाई क्यों, ये n-1 क्या है? हाँ, अब ये देखो पॉपुलेशन में क्या लिखा हुआ है n, और सैंपल में क्या लिखा हुआ है n, पूरा फार्मूला वही है, लेकिन पॉपुलेशन के लिए क्या है n है, पॉपुलेशन और सैंपल के लिए n-1 है। नहीं नहीं, रेंज सिलेक्ट नहीं हो रही, इसको इसको बेसिकली हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है अभी? शायद अभी ना समझ में आए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आर मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज विच में वरी इन डेटा सैंपल। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ आइटम विद इन द डेटा सैंपल। डेटा सैंपल में जितने आइटम्स हैं उसमें से एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, लेकिन व्हाट एक्चुअली इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये क्या है, किसको करें, बस ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा दी, हाँ भी n-1 एक सैंपल में से एक वैल्यू क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो अभी हम भी अभी इसी पे इक्तिफा कर रहे हैं, बाकी अगर पढ़ना है चलो पढ़ लो, अभी छोड़ दो यार। अच्छा, पॉपुलेशन और सैंपल, ठीक है, तो दो दो अलग अलग फार्मूले चलते हैं, पॉपुलेशन का भी और सैंपल का भी। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज और हैं जो डिस्कस करनी पड़ेंगी हमें। एक चीज होती है जी स्कोर, क्या होती है जी स्कोर, ये बार बार हमने यूज करना है। ठीक है, जी टेबल, टी टेबल, हंस क्यों रहा है भाई? अब पहले पहले इसको समझते हैं कि भाई ये जी स्कोर क्या है। हाँ, ये नॉर्मलाइज ही होता है इससे डाटा। ठीक है, कि डाटा में से माइनस करो मीन से और डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो डाटा हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं ये कि a z-score is a statistical measure of score relationship to the mean of the group of score। मैं एक काम करता हूं, आँख खोले खोले, मुझे तो वैसे भी समझ नहीं आती रोशनी में क्या लिखा है। अच्छा भाई, आपसे शुरू में मैंने डिस्कस किया कि जो हमारे पास वेरिएशन होता है हम उसको करते हैं, वजन को वैल्यू जो है वो बेसिकली मीन के लिए कितनी, तो कितनी दूर के लिए हम क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब वहां पर आ रहे हैं और थोड़ी कोशिश करते हैं कि आज ही हम ये काम करें, हम स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से अपना आउटलायर भी रिमूव करें। ठीक है, हो जाएगा। तो अब सबसे पहली चीज ये, आप लोग चाहें तो अच्छी बात है, नोट कर लें। A z-score, also called standard score, gives you an idea of how far from a mean
अ डेटा पॉइंट इज, कोई डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूर है, यही था ना वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ भाई, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन यही था ना कि कोई डेटा पॉइंट जो है वो मीन से कितनी दूर है। बट जब मैं वेरिएंस मालूम करता हूं तो मुझे किसी एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस नहीं दिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? जब मैं वेरिएंस मालूम करता हूं या स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करता हूं किसी कॉलम के ऊपर, तो मुझे एक वैल्यू मिल जाती है। ये वैल्यू क्या बता रही होती? ये वैल्यू बता रही थी कि ऑन एवरेज वेरिएशन कितना है या डेविएशन जो है वो कितना है। ऐसे ही होता है, एक वैल्यू आती है ना, सारे डेटा सेट्स के पूरे डेटा कॉलम के ऊपर जो वैल्यू निकलती है वो एक होती है, विच शोज कि ऑन एवरेज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो इतना है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको पिक्चर क्लियर हो रही है या ऊपर से चल रही है? थोड़ा थोड़ा नहीं चल रहा ना, बात ये है कि फिर आगे फंस जाएंगे। देखो हमारे पास, अगर मैं ये हमने किया कि मेरे पास जो है ना वो एजेस हैं, क्या एजेस का डेटा सेट है। एजेस का हम बार बार इसलिए लेते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सिंपल हो जाती है ना, वरना कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, एजेस का डेटा सेट है और कुछ प्लॉट्स कर लेते हैं। कहाँ से लगे? हमारे पास एक डेटा पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर है। ठीक है, डिफरेंट ये एजेस हैं लोगों की जो हमने पॉइंट जो है प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद अब मैं अगर मीन एज निकाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल वो मीन एज जो है वो कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है, राइट। तो अब ये मीन एज है पूरे डेटा सेट की, और ये लोग जो है एक मीन एज से क्या है, नीचे हैं, और ये लोग जो है मीन एज से क्या है, ऊपर है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये अब ये ऐसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये मीन से 2 साल ऊपर है, ये मीन से जो है वो 4 साल ऊपर है, ये मीन से 2 महीने ऊपर है, ये 1 साल ऊपर है, ठीक है, ये 3 साल ऊपर है। इसी तरह ये क्या है, 4 साल नीचे है, 3 साल नीचे है, ये मीन के बराबर ही है, ये भी तकरीबन मीन के बराबर है, ये भी मीन के बराबर है। अब कुछ ना कुछ पॉइंट कुछ ऊपर है, कुछ क्या है, नीचे। तो हर एक का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, हर एक का, एक बात कह रहा हूं, हर एक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, और तो अगर ये मेरे पास 20 डेटा पॉइंट्स हैं तो मेरे पास कितने डिस्टेंस आ जाएंगे, 20 डिस्टेंस आ जाएंगे। उसको 20 से डिवाइड करूं, जितने भी टोटल डिस्टेंस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मैं कहता हूँ 350 आ गया टोटल, हर एक का डिस्टेंस लिया और टोटल कर लिया। वैसे अगर इस सूरत में टोटल करूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि इसीलिए स्क्वायर करना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो अब 20 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या है, वो भी वेरिएंस है, लेकिन वो किसी एक डेटा पॉइंट का नहीं है ना, वो सारे डेटा पॉइंट्स का ऑन एवरेज एक वेरिएंस है, सारे डेटा पॉइंट्स का ऑन एवरेज एक वेरिएंस है। अच्छा देखो, जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास किसी एक डेटा कॉलम पर पूरा अप्लाई करते हैं। हमें कहते हैं यार एज के कॉलम में का वेरिएंस कितना है, तो आप कहते हैं इतना है। तो अब वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई मीन से
कितना वेरी हो रहा है डेटा। वो डेटा एक पॉइंट तो है नहीं, डेटा का एक पॉइंट तो है नहीं कि आप बोलेंगे, वो तो वहां तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है जो आपको नजर आ रहे हैं सामने। तो यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट है हर एक के, तो फिर ये एक वैल्यू क्यों आ रही है? एक वैल्यू इसलिए आ रही है कि उसने सारे डेटा पॉइंट्स का फर्दन फर्दन क्या निकाल लिया, मीन से डिफरेंस निकाल लिया, और फाइनली उनका भी क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दी। तो ऑन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके सामने आ जाता है, ऐसे ही है। बट अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाया ये वाला पॉइंट बताओ, पॉइंट नंबर 10, रिकॉर्ड नंबर 10, ये कितना दूर है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट एवरेज तो आ रहा है आपके पास, ऑन एवरेज तो आ रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना आ रहा है। वो वैल्यू लेंगे, मीन से माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। इन शॉर्ट उसका क्या निकालेंगे हम, जी स्कोर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जी स्कोर निकालेंगे। पर्टिकुलर हम पूरे डेटा पॉइंट, सारे डेटा पॉइंट्स का जी स्कोर निकाल देंगे, हम सारे डेटा पॉइंट्स का जी स्कोर निकाल देंगे। जैसे मैं यहां पर अगर कोई डेटा सेट था हमारे पास, कौन सा वाला, अभी आ रहा हूं उस तरफ, रिमूव आउटलायर में था ना, कौन सा डेटा इस्तेमाल किया था हमने, एम्प्लॉय वाला, टाइटैनिक वाला, हाँ सिंपल ही है यार। क्या था, fns डॉट लॉर्ड डेटा सेट टाइटैनिक, ये हमारे पास था। अब देखो इधर, वन 177 है एनए वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास एज का कॉलम है। हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई इसका मीन कितना था, सॉरी यार एज लेना था, ये हमारे पास मीन एज थी। उसके बाद हमने क्या बोला अभी, डेटा डॉट एज का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, या इसका पहले वेरिएंस बता दो, डेटा डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, ठीक है। अब ये वेरिएंस है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। बट ये किसका आ रहा है, ये पूरे डेटा कॉलम के लिए आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो इस टेंथ वाले के लिए मालूम करना है। अब आप बोलेंगे
अच्छा 10 वाले की कोई मसला ही नहीं है, जब मीन 35.6 आ रहा है तो 10 वाले की वैल्यू उठा के माइनस कर दो, ऐसे ही होगा। अगर एज की टर्म में देखूं तो भाई मीन एज जो है वो कितनी आ रही है 35.6, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, एज जो है वो कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो और डिफरेंस कितना आ गया अभी 31.6, 31.6। बट ये इस टर्म में एक्सप्लेन नहीं होती, इस टर्म में एक्सप्लेन नहीं होती, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही जो है वो किसमें जाते हैं हम, जी स्कोर में जाते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन में जाते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, अब जी स्कोर निकालने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, डेटा डॉट एज, डेटा डॉट एज का कॉलम है, क्या फार्मूला है अभी, एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करूंगा अभी, डेटा डॉट एज में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, डेटा डॉट एज डॉट मीन, ठीक है, और फाइनली क्या कर दो, या चलो मैं पहले अलग अलग मीन मालूम कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मीन, और ये हमारे पास क्या है डेटा डॉट एज डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, डेटा डॉट एज में से क्या माइनस कर दो, हाँ मीन से माइनस करो, और फाइनली क्या कर दो, डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, जी निकल आएगा। ये हर एक का क्या निकल आया हमारे पास, जी स्कोर निकल आया। क्या निकल आया, मैं इसको काम करता हूं, एक काम ये करता हूं कि जो हमारे पास डेटा डॉट एज है, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट एज, और क्या है, एक कॉलम और ले लेते हैं, पैसेंजर क्लास ले लेता हूँ। एज और पी क्लास, मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ डाटा को ना, इस वजह थोड़ा दो ही कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैंने क्या कैलकुलेट ऐड कर देना है, जी स्कोर, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू डाल दूं, जो जी में गई है ना, तो हमारे पास ये जी स्कोर है। अच्छा मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा एन को, हो जा भाई। जी स्कोर में एन क्यों आ रहा है अभी, एन आई डी यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा, वहां लगाने में क्यों आ रहा है, हाँ यही कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ।
ऐसे ही होगा कोई चक्कर। अभी हमारे पास जो है वो जी स्कोर की वैल्यू है। अब वापस आ जाओ जी स्कोर पे। जी स्कोर 0 नहीं हो सकता। जीरो, हाँ हो सकता है, अगर डेटा पॉइंट एग्जैक्टली वही हो जो मीन की वैल्यू है। डेटा पॉइंट माइनस मीन है ना, अगर ये एक्स भी वही हो और म्यू भी वही हो, यानी एवरेज भी वही आ रहा है और डेटा पॉइंट भी वही हो सकता है कि जो एवरेज एज आ रही है वो डेटा पॉइंट का पार्ट भी हो, तो हमारे पास जो है वो डेविएशन 0 हो जाएगा ना। ज़ाहिर है वो तो उस पॉइंट पे कोई डेविएशन हो ही नहीं रहा, ये वाला सिनारियो होगा कि ये डेटा पॉइंट भी अगर 25 है और एवरेज एज भी कितनी है 25 है, तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, तो ऊपर ही 0 हो जाएगा हमारा, तो जी स्कोर भी जो है वो 0 हो जाएगा। नहीं, 0 करेगा, हमने ये थोड़ी डिफाइन किया। हाँ, वो तो एक एक्यूरेट वैल्यू है ना, वो तो एक्यूरेट वैल्यू है, वो तो एक्यूरेट वैल्यू है। किसकी? यार वो कुछ मैंने चेक नहीं किया उसको, शायद हमारे अपलोडिंग करने में मसला था कि मैंने जी की वैल्यू जो है वो अभी तो कोई नहीं आ रही, वहां पर मैंने चेक भी कर लिया डाटा। असल में मैंने दोबारा रीलोड किया है ना, और जी पहले कैलकुलेट किया था और ड्रॉप करने से पहले कैलकुलेट कर लिया था वो सेल, तो शायद इस वजह से था। अच्छा भाई, आ जाओ भी। जी स्कोर इज आल्सो स्टैंडर्ड स्कोर, गिव्स एन आइडिया हाउ फार फ्रॉम द मीन आ डेटा पॉइंट इज। कोई एक डेटा पॉइंट मीन से जो है वो कितनी दूर है, बट ये जो दूरी है ये डिफाइंड होगी किस टर्म के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। ये कोई अगर आप एज कैलकुलेट कर रहे हो, ये नहीं बोलेंगे 5 साल पीछे 10 साल आगे, नहीं, बल्कि वो कोई भी होगी, वो डेटा पॉइंट किसी से बिलोंग करता हो, कोई भी कॉलम हो, उसकी जो डिस्पर्जन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में डिफाइन होगा। ये क्या कहते हैं अभी, मोर टेक्निकली इट इज अ मेजर, ये बेसिकली एक मेजर है हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो और अबव द पॉपुलेशन मीन अ रॉ स्कोर इज। वही वाली बात है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन अवे और नियर या बिलो एंड अबव है कोई एक डेटा स्कोर पॉपुलेशन के मीन से। ये बात समझ आ रही है? नहीं, अब अगर मुझे यहां ये डिफाइन करना हो कि ये मीन पॉपुलेशन मीन से ये डेटा पॉइंट कितनी दूर है, तो मैं इस डेटा पॉइंट का क्या निकालूंगा, जी स्कोर निकालूंगा, और वो जी स्कोर बताएगा मुझे कि ये पॉइंट इस मीन स्कोर से इतने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, अवे है, बिलो है या अबव है, बिलो है या अबव है। कौन बताएगा ये? जी स्कोर। और रीड कैसे करेंगे, इतने स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है या अबव है या बिलो है, इस केस में अबव एंड बिलो। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही? देखो क्लियर करके चलना, अगर उभाम लेके दिमाग में चलोगे तो आगे चीजें जो है ना वो भी पी वैल्यू भी आ जाएगी, अभी टी टेबल भी आ जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन ही रहेगी। इसलिए जो भी चीज समझ रहे हो उसको आपके पिक्चर जो है ना क्लियर होनी चाहिए। A z-score can be placed on a normal distribution curve. These score range from -3 standard deviations would fall to the far left of the normal distribution curve up to plus standard deviation। यानी अब ये कह रहे हैं कि z स्कोर को हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं, जिसकी मैक्सिमम रेंज क्या होती है, -3 से लेके
+3 तक। ये -3 से +3 क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है? मीन है। ये मीन है। और ये यहां पर क्या है? बिलो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, बिलो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और बिलो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इसी तरह से अवे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, अवे 2 और अवे 3। ये मैंने आपको बात बताई थी कि इन दीज 2 पॉइंट्स कितना डाटा होता है? 33%। और बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कितना डाटा होता है? 68%। और बिटवीन -3 से +3 के दरमियान जो डाटा लाई कर रहा होता है वो 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होता है। और इसके बाहर जो डाटा गिर रहा होता है वो हमारे लिए आउट ऑफ रेंज होता है, आउटलायर होता है। ठीक है, क्या होता है? आउटलायर होता है। तो वी कैन रिमूव आउटलायर यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम जी स्कोर की बुनियाद पर भी अपना जो आउटलायर है उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। अभी चलते हैं उस तरफ। हाँ, वो एग्जैक्टली मैं यहां से दिखा देता हूं। ये ना, अभी इसमें और वैल्यूज शामिल हो जाएंगी, पी वैल्यू भी आ जाएगी। ये है 65%, 95%, 68, 95, 99.7% है -3 से +3 में। और -2 से +2 में 95 है। और -1 से +1 में 68% है। और 0.5 से इधर 33% है। जी, ये परसेंटेजेस शो कर रही हैं कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर में जो आ रहा है, तो कितना डाटा यहाँ पर था। जैसे हम कहते हैं ना बॉक्स प्लॉट के ऊपर कि भाई 25 यहाँ तक की लाइन आ रही है, 25 परसेंटाइल ऑफ डाटा, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, उसके बाद क्या है? मिन और मैक्स है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर चलती है कि भाई ये जो -1 से लेके 1 तक का जो रेंज आ रहा है स्कोर का, अगर किसी पॉइंट का मैंने स्कोर मालूम किया, समझना, किसी डेटा पॉइंट का मैंने जी स्कोर मालूम किया और वो जी स्कोर आता है 0.6, कितना आता है? तो वो इस रीजन में लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इस रीजन में लाई कर रहा है 0.6। एक तो उसको क्या बोलूंगा मैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मीन से 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है। ठीक है, मीन से 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है। दूसरी बात क्या होगी कि ये किस रीजन में आ रहा है? ये 68% ऑफ डाटा में जो है वो पॉजिटिव 34% डाटा में ये लाई कर रहा है। ठीक है, किसमें? पॉजिटिव 34% ऑफ डाटा में लाई कर रहा है। अच्छा, ये अभी जो पॉजिटिव 34% वाली है ना, ये जब मैं पी वैल्यू में आऊंगा और प्रोबेबिलिटी वैल्यू डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैंने शुरू में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन ले लिया था, तो फिर वहां पर समझ में आएगा कि भाई ये पॉसिबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, 68% में 38% पॉसिबिलिटी है कि इस वैल्यू की जो है वो यहां पर आ रहा होगा। ठीक है, तो नहीं, मेजोरिटी नहीं आएगा। अभी मैं असल में बहुत सारी चीजों को एक साथ में शुरू करने वाला हूं। वजह क्या होगी, वो सब एक साथ ग्रुपेड हो जाए। अब इसमें आता है सिग्निफिकेंस लेवल। वो भी अगर अभी यहाँ हाथ के हाथ शुरू कर देंगे ना,
पहले जी स्कोर को समझ लेते हैं, में आएंगे ना फिर वाली बातें आ जाएंगी सामने। अभी हम सारी चीजें नहीं घुसाते यहाँ पे। हाँ, उसका मतलब ही यही है, ये खुद कह ही रहा है 68% ऑफ डाटा, 95% ऑफ डाटा। हाँ अच्छा जी, which would fail to the far right. अच्छा, z scores are a way to compare results to normal population. अब z score की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर हमने पॉपुलेशन डेटा को नॉर्मलाइज किया हुआ है तो उसके जी स्कोर से भी हम चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्ट और सर्वेस हैव थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स एंड यूनिट्स। जब टेस्ट और सर्वेज होते हैं तो हजारों किस्म के होते हैं। दोज रिजल्ट कैन ऑफन सी मीनिंगलेस। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग दैट समवन्स वेट इज 150 पाउंड। क्या डेटा आया हमारे पास कि किसी बंदे का वेट जो है 150 पाउंड है, माइट बी अ गुड इंफॉर्मेशन, बट इफ यू वांट टू कंपेयर इट टू द एवरेज पर्सन's वेट, अगर आप उसे एवरेज पर्सन के वेट से लगाएंगे, लुकिंग एट द वास्ट टेबल ऑफ डेटा कैन बी ओवरवेलमिंग, स्पेशली इफ समवन वेट्स आर रिकॉर्डेड इन किलोग्राम्स। अब एक बंदे का डेटा आया 150 पाउंड, हमारे पास पॉपुलेशन में बहुत सारा डेटा है, वो सारा डेटा किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर। द स्कोर्स कैन टेल यू वेयर दैट पर्सन वेट इज कंपेयर टू द एवरेज वेट पॉपुलेशन मीन वेट। तो अब इतने सारे डेटा के लोगों के साथ उस बेचारे को कैसे कंपेयर करूं मैं। चलो आप सब लोग बैठे, समझना मेरी बात, आप सब लोगों का वेट है, ठीक है। अब ये दाऊद आ गया अभी क्लास में, मैंने कहा दाऊद का वेट जो है वो इतना है। अब दाऊद के वेट को आप अब कंपेयर कैसे करूं मैं आपके वेट के साथ, स्टडी क्या करूं। टू कीप वेरी सिंपल, मैं ये कह सकता हूं कि भाई दाऊद का वेट जो है, यूनिट भी अगर सेम हो कि भाई दाऊद का वेट जो है ना वो कम है या ज्यादा है क्लास के वेट से, एवरेज वेट से। लेकिन अब एवरेज वेट से कम ज्यादा है, ये डिस्क्रिप्टिव बात तो सही है, इससे इन्फर क्या करना है मुझे, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अब मैं ये तो कह रहा हूं यार कम है ज्यादा है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि भाई एवरेज वेट से, एवरेज वेट की टर्म में या ओवरऑल क्लास की वेट की टर्म में ये कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है। मेरी बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक्चुअल में दाऊद के वेट को स्टडी करना चाह रहा हूं विद ऑल ऑफ यूज वेट, ठीक है। एवरेज के साथ तो चलो हो गया कि यार एवरेज से कम है या ज्यादा है, लेकिन दाऊद का वेट लाए कहां कर रहा है, दाऊद का वेट लाए कहां कर रहा है। अब लाए करने के लिए समझना मेरी बात को, अब लाए करने के लिए अब मैं ये देख रहा हूं कि भाई ये मीन से किस रीजन में गिर रहा है। पहले तो ये देखूंगा कि लेफ्ट साइड पे गिर रहा है या राइट साइड पे गिर रहा है। आया ये जो वेट है दाऊद का, ये एवरेज क्लास के वेट से कम है या ज्यादा है, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो ये कितना ज्यादा नहीं, अगर ये ज्यादा है तो किस रीजन में आ रहा है कि भाई ये 68% डेटा में आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई यहां मौजूद जो 34% ऑफ डेटा है जो एवरेज से ज्यादा है, दाऊद का वेट उन 34% में आ रहा है, दाऊद का वेट उन 34% में आ रहा है। अगर जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बीच पे आएगा तो 34 इधर 34 इधर ना,
और 96 में आधे इधर आधे इधर। तो अगर वो इधर आ रहा है मीन के इस तरफ, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये जो वेट है दाऊद का, ये उस रीजन में है जिसमें 34% लोगों का वेट भी जो है वो इसी रीजन में लाई कर रहा है। अगर वो और ज्यादा आगे जाएगा, वो और ज्यादा उस रीजन को मैं बढ़ा लूं कि भाई ये अगर मैं डबल कर लूं, ज्यादा लोग ले लूं, ठीक है, तो अब दाऊद का वेट जो है वो क्या होगा भी, अदर जो हमारे पास 48% ऑफ डेटा में जो है वो लाई कर रहा है और कितने मीन से जो है वो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अवे चल रहा है। तो ऐसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को जो है वो अपनी डिस्कशन में ला सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं। देखो अब इससे फायदा क्या होता है, इससे हम कंपैरिजन कितने आराम से करते हैं और चीजों का डिसीजन जल्दी से हो जाता है। देखो यहां पर वन सैंपल, द बेसिक फार्मूला ऑफ सैंपल इज दिस। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ टेस्ट स्कोर ऑफ 190। आपका टेस्ट स्कोर कितना है? 190। अब आपको इसकी जो है ना एप्लीकेशन समझ में आएगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आएगा। आपका टेस्ट स्कोर है 190, द टेस्ट हैज अ मीन ऑफ 150 और पूरी क्लास का जो टेस्ट स्कोर है वो कितना है? ऑन एवरेज 150 है। सारी क्लास का जो एवरेज टेस्ट स्कोर है 150 है और आतिफ का कितना है? क्या बात है, ठीक है 190 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 25। अज्यूमिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन योर स्कोर वुड बी, आपका जो जी स्कोर है वो कितना है? 1.6 है और पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आप अब जो 1.6 है ना, आप इसको ये नहीं बोलोगे 1.6 नंबर ज्यादा है, नहीं, आप क्या बोलोगे कि ये जो आतिफ का स्कोर है 190, ये मीन स्कोर से 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, ठीक है, मीन से 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे। अच्छा आगे चलें। दिस टेल्स यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन योर स्कोर इज। In this example, your score is 1.6 standard deviation above the mean because your result is positive number. If it were minus 1.6 instead, then it would be 1.6 standard deviation below mean. आगे पे खुश हो रहा था और बिलो पे आया करा, मतलब भाई अगर 190 की बजाय तुम्हारा स्कोर सिर्फ 90 होता 150 के मुकाबले में, शायद 190 का आधा कितना होगा? 95 होता, तो फिर ये माइनस 1.6 पे आ रहा होता, ठीक है, यानी यहाँ 190 की जगह क्या आ जाए, ठीक है। यू में आल्सो सी द फार्मूला शोन, दिस एग्जैक्टली द सेम फार्मूला। कर सकते हैं कि वो 1.6 आ रहा है तो 95% ऑफ द स्टूडेंट के लेवल पे, हाँ अब इधर आ रहा हूँ उसी तरह, बिल्कुल बिल्कुल, अब वहीं पर आ गए आप, बिल्कुल पहुंच गए जहां। अब ये 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे तो यहां आ गया इस रीजन में। तो अब ये इसकी सिग्निफिकेंस, अभी मैं सिग्निफिकेंस का वर्ड नहीं यूज कर रहा, अभी आप समझ लें कि भाई ये 95% डेटा में तो शामिल है ही, उसमें तो सारे ही शामिल हो जाएंगे ना, ठीक है। 68% ऑफ डेटा से ज्यादा है, मतलब इसको कह सकते हैं परफॉर्मेंस, जिस तरह हम परसेंटाइल की टर्म में बात करते हैं कि ये हैवियर है, 68% ऑफ डेटा से आगे निकल गया, बल्कि और ज्यादा भी होते हैं 1.6 अगर हम यहाँ रेंज लगाएं। 75% लोगों से क्या है? ऊपर है। हाँ 68% बोलेंगे, 34 बोलेंगे तो फिर पॉजिटिव, और भाई इधर वाले भी तो उसके मुकाबले में है ना, जो इधर वाले हैं वो भी तो मुकाबले में है ना, नहीं समझे भाई, ये मीन है, जो इधर लोग हैं वो भी तो उसी के टोटल में शामिल है ना,
यही बात मैं कह रहा हूँ ना, कि अगर आप ये बोलेंगे कि भाई मीन से कंपैरिजन में, तो फिर मेंशन करना पड़ेगा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ऑफ द मीन। 34% पॉजिटिव साइड ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा अगला समझ जाएगा कि भाई 34% इधर है। नहीं, वो सही कह रहे हो, लेकिन उसमें फिर एडिशनली हमें मेंशन करना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, बस और कोई बात नहीं। कह सही रहे हो, वो गलत नहीं कह रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहा हूँ। कौन सी वाली? हाँ, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना यार। अच्छा, ये मेरे पास एक बुक पड़ी है, बेसिकली मैं इसी से एक्सरसाइज करा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स 101 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और खुल गया यार। कह रहा नहीं खुल रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम जो है ना प्रॉब्लम सारे ऐसे ही है। थोड़ा समझाया हुआ भी है। और डिस्क्रिप्टिव ग्राफ्स, रैंडम वेरिएबल्स, इन्फ्रेंस। एक मिनट भाई, पहले आप पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी यहाँ पर आ गए। क्या कह रहे हैं भाई? You are interested in knowing what percent of all household in a large city have a single woman as a head of the household. To estimate this percentage, you conduct a survey with 200 households and determine how many of these 200 are headed by a single woman. In this example, what is the population? Population क्या है इसमें? 200. In this, what is the sample? 1000 पॉपुलेशन है, और सैंपल जो है वो 200 है। इसमें लिखा है ना। पूरा सिटी पॉपुलेशन होगा, अभी 1000 नहीं लिखा हुआ इसमें। पूछ रहा था 1000 किसको लिखा था। चलो, इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज द पैरामीटर? कौन सा पैरामीटर डिस्कस हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, परसेंटेज। जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं वो क्या है? वही पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली आएगा। इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स?
स्टैटिस्टिक क्या है इसमें? क्या स्टैटिस्टिक है? एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हेरिड बाय सिंगल वुमेन, यही स्टैटिस्टिक मालूम कर रहे हैं ना। अच्छा, इसके आंसर भी दिए हुए हैं पीछे, क्वेश्चंस आंसर। कौन सा चैप्टर है ये? Ask how all household in the city is the population. सैंपल क्या है? द 200 हाउस सेलेक्टेड, जो सैंपल है। द परसेंट ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाय सिंगल वुमेन, ये हमारी स्टैटिस्टिक है जो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर कौन? अच्छा, वो पैरामीटर भी वही होगा, स्टैटिक भी वही होगा। द पैरामीटर हाउ परसेंट ऑफ हाउस होल्ड सिंगल वुमेन 200 सेलेक्टेड आउट। पैरामीटर में बेसिकली तो असल चीज क्या वर्ड है? मीन, मीडियन, मॉड, ये पैरामीटर की टर्म आती है। ठीक है, वो सेंटेंस पूरा करने में लिख दिया है, तो वो हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपने थोड़ा सा गो थ्रू करना है, जरा पता चल जाए कि काम किस तरह हो रहा है। अच्छा, 1 2 3 4 5 आंसर विद द प्रॉब्लम्स अबाउट क्वांटिटेटिव एंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स। दे सकते हैं ना जवाब इसका? तो कितना तो पढ़ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल वेरिएबल? क्वांटिटेटिव, द कलर ऑफ ऑटोमोबाइल। अबे सवाल पहले देखो, क्वालिटी। कैटेगोरिकल का, क्वांटिटेटिव का जवाब देना है। क्या ये क्वांटिटेटिव है? हाँ या ना बोले ना, उसका आंसर। अ पर्सन स्टेट ऑफ रेजिडेंट क्वांटिटेटिव है। स्टेट जहां वो रहता है, सिंध में, बलूचिस्तान में। अ पर्सन जिप कोड, अ पर्सन हाइट, ये है, हो सकता नहीं। सी और डी दोनों? नहीं, सिर्फ डी होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीटेड, कितने साल स्कूल में पूरे कर लिए। कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट क्या था? है? किसी का मैथ्स था, किसी का केमिस्ट्री था, किसी का कंप्यूटर था, तो कैटेगरिकल हो गया ना। हाँ भाई, हाई स्कूल ग्रेजुएट और नॉट, ट्रू फॉल्स। एनुअल इनकम इन डॉलर्स, चॉइस बी एंड सी। अच्छा जी, अब ये आ जाओ, गेटिंग अ हैंड्स ऑन बायस वेरिएबल्स एंड द मीन। यू आर इंटरेस्टेड इन द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्सेस मेल शॉपर्स एट अ डिपार्टमेंट स्टोर। मर्द और खवातीन में जितने लोग शॉपिंग करने आते हैं डिपार्टमेंट स्टोर में, उनकी परसेंटेज में आप इंटरेस्टेड हैं, तो पैरामीटर क्या हो गया? स्टिल अ परसेंटेज। सो वन सैटरडे मॉर्निंग यू प्लेस डेटा कलेक्टर्स एट ईच ऑफ द स्टोर, आपने डेटा वालों को बिठा दिया। फॉर एंट्रेंस फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक गेट पे। एंड यू हैव देम रिकॉर्ड हाउ मेनी मैन एंड वुमेन एंटर द स्टोर ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम कंस्ट्रेंट है, तो कैसी सैम्पलिंग होगी? रैंडम होगी? रैंडम सैम्पलिंग तो नहीं होगी, लेकिन 3 घंटे तक तो रैंडम रहेगी, बट 3 घंटे बाद तो जहां कंस्टेंट लग जाता है उसको रैंडम नहीं देते, सिस्टमेटिक। अच्छा, माइट भी सिस्टमेटिक ना हो, रैंडम ही हो, क्योंकि 3 आवर्स का जिक्र है ना। अगर ये कह देते ना कि भाई 9 से 10 के दरमियान में सैम्पलिंग करनी है, 8 से फिर ये सिस्टमेटिक होती, क्योंकि उससे पहले वालों को नहीं रिकॉर्ड करते, उसके बाद वालों को भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर वो सिस्टमेटिक में आ जाती। शायद ये रैंडम में ही आएगी। हाँ, लेकिन 3 आवर्स का अभी इन्होंने बताया ना कौन से 3 आवर्स में करना है। अगर, हाँ, अबे तो दोनों करने ना, वहां पर कोई तीसरा बंदा भी आएगा।
अच्छा, ये वाली जो बहस है ना, अब ये हमारी अजम्पशन पे है ना। अब आप सैटरडे मॉर्निंग के हिसाब से सोच रहे हैं, अब किसी कैटेगरी में डालो, नाम ही देना है ना उसको, करनी सैम्पलिंग है ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं वैसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सैम्पलिंग टेक्निक। हाँ, वाई कैन कलेक्टिंग डेटा एट द स्टोर ऑन वन सैटरडे मॉर्निंग फॉर 3 hours कॉज बायस इन द डेटा? क्या इससे डेटा में बायसनेस आएगी? हाँ भाई, बायसनेस का मतलब क्या होता है? कोई खास किस्म के पैटर्न की तरफ रुझान होगा सैटरडे मॉर्निंग में सिलेक्ट करने से। मॉर्निंग में अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाएं तो लोग दूध खरीद रहे होंगे, डबल रोटी खरीद रहे होंगे। हाँ, तो वो, अच्छा, it assumes that Saturday shoppers represent the whole population of people। सुनो भाई सुनो, इधर तवज्जो दो। ये बहुत काम के सवाल हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। असल में कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमारे जहन में वो कीवर्ड्स भी नहीं है ना। स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बात करने वाले भी हमारे पास कीवर्ड्स नहीं है ना। हम जनरल तो बाढ़ गए, एक स्टैटिस्टिकल मीन्स में उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात को किसी के सामने बैठे, तो पता चले कि नहीं यार वाकई आप कुछ एनालिसिस वाले बंदे हैं। शेयर करा देने ग्रुप में, ये कोर्स तो पढ़ लें, शायद वही पढ़ लें। हाँ, कोर्स तो बहुत है, मैं भी इतने कोर्स इनरोल करता हूँ, कोर्सेरा वाले भी तंग आ गए मुझसे। कहता है शुरू करता है फिर खत्म छोड़ देता है। इट अज्यूम्स दैट, अच्छा भी आते हैं सवाल पे। इट अज्यूम्स दैट सैटरडे शॉपर्स रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु शॉप एट द स्टोर ड्यूरिंग दिस वीक। क्यों? सैटरडे को तो बेचारे, नहीं, जो सैटरडे को उठते हैं ना, वो छुट्टी वाला दिन होता है, और वो उस दिन जो है वैसी नॉर्मल वाली शॉपिंग नहीं हो रही होती, ठीक है ना। लोग सुबह उठते हैं छुट्टी वाले, सीधा नाश्ता हलवा पूरी का होता है ना। रात को वैसी देर देर से सोए होते हैं। अच्छा भाई, इट अज्यूम्स दैट द सेम परसेंटेज ऑफ फीमेल शॉपर्स शॉप ऑन सैटरडे मॉर्निंग एज एनी अदर टाइम और डे ऑफ दिस वीक। देखो कितना अच्छा सवाल उठाया। क्या ये अजम्पशन सही होगी यहाँ पर कि भाई सैटरडे वाले दिन मॉर्निंग में फीमेल शॉपर्स भी उतनी शॉपिंग के लिए आते हैं इतने मेल आते हैं? मर्द हजरात छुट्टी पे होते हैं तो ज्यादा जाते हैं शॉपिंग में ना, तो सुबह सुबह की शॉपिंग। Perhaps couples are more likely to shop together on Saturday's morning than during the rest of the week। ये कुंवारे क्यों बोल रहे हैं यस यस? है? अच्छा, हाँ ये बढ़ते रहते हैं, ये भी सही है यार। Then during the rest of the week, bringing the percentage of males and female closer during the other times of the week। ऐसा तो नहीं है, सैटरडे संडे को तो वो भी मॉर्निंग में। अब ये डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद। द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इन द स्टडी weren't selected at random। हाँ भी, जो हम स्टडी करने चाह रहे हैं वो रैंडम सिलेक्शन नहीं है, रैंडम चॉइस नहीं है, रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। ऑल ऑफ दीज चॉइसेस आर ट्रू। बिकॉज अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑन विच डेटा इज कलेक्टेड। एक वेरिएबल जिसके ऊपर, जिसको ध्यान में रख के डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो फीचर जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इन दिस स्टडी? द डे यू चूज टू कलेक्ट द डेटा, ये वेरिएबल है। द स्टोर यू चूज टू ऑब्जर्व, ये वेरिएबल है। द जेंडर ऑफ ईच शॉपर हु कम्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये वेरिएबल है। द नंबर ऑफ मैन एंटरिंग द स्टोर, चॉइस सी एंड डी। सी, सी होगा ना खाली।
सी होगा। आंसर द प्रॉब्लम अबाउट डिफरेंट स्टैटिक एंड डेटा एनालिटिक्स टर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट्स हैज द मीडियन 3? कौन से डेटा सेट में मीडियन जो है वो 3 है? ए में तो है, बी में है, बी में नहीं है यार। सॉर्ट करोगे तो 1 1 2। भाई सोच आराम आराम से। इन जो ये जो 4 डेटा लिखे हुए हैं, 3 3 3 2 5, इनमें से कौन कौन से डेटा हैं जिसमें मीडियन वैल्यू 3 है? ए में है, क्या बी में नहीं है? बीच में तो आ रहा है। सॉर्ट करेंगे तो बीच में नहीं आएगा 3, है ना? सी में है, डी में। सुसान स्कोर्स एट द 90th परसेंटाइल ऑन अ मैथ एग्जाम। कितना परसेंटाइल ले लिया? व्हाट डज इट दिस मीन? इसका मतलब क्या है? उसकी परफॉर्मेंस इज बेटर देन 90 89 पीपल, ठीक है, बट हिज परफॉर्मेंस इज लोअर देन 10 पीपल। यही है ना? चेक कर लो जाके, नहीं तो। सुसान, it means 90% of the student who took the exam had scores less than or equal to Susan, ठीक है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। You took a survey of 100 people and found that 60% of them like chocolate, 40% don't like. Which of the following gives the distribution of chocolate versus no chocolate variable? A table of the result, a pie chart, a bar graph, a sentence describing the result, all of the above. सारों से ही आ जाएगा यार। टेबल ऑफ चार्ट से भी चल जाएगा कितने लाइक करते हैं कितने नहीं लाइक करते। पाई चार्ट से भी आपके वही आराम से पता चल जाएगा। बार ग्राफ से पता चल जाएगा कितने लाइक वाले इतने अनलाइक वाले। किसी को, हाँ मोस्टली होता है, लेकिन ये जो कैटेगरिकल बात, ये वो वाला सवाल है कि ये डाटा कैटेगरिकल प्लॉट का है या न्यूमेरिकल प्लॉट का है। तो कैटेगरिकल प्लॉट का है तो बार ग्राफ और इससे हो जाएगा। मेरी अजम्पशन में सारे सही है। आ गया। सपोज दैट द स्कोर रिजल्ट ऑफ एन एग्जाम टेल यू योर जी स्कोर इज 0.70। आपका जी स्कोर कितना है? 0.70। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हाउ वेल यू डिड इन द एग्जाम? आपका जी स्कोर प्लस 0.70 है। अब आपकी क्या अजम्पशन है कि आपने जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म किया है एग्जाम में? सोचो सोचो, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद पी शुरू हो रहा है। चेक करें चेक करें, क्या कह रहा है ये हमसे। सबसे पहली बात तो योर स्कोर इज 0.70 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। आपका स्कोर जो है वो 0.70 अबव है, किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है मीन से, ठीक है।
चलें, ये बुक मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये बड़े, अभी मैं उस पर थोड़ा वर्किंग करके फिर दूंगा।